हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए, आज का जो लेक्चर है बेटा वो ऑर्गेनिक का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर आपको मैंने पहले ही प्रोवाइड कर दिया था, पहले ही मैंने आपको दे दिया था और आज सेकेंड पार्ट में आपको देने वाला हूँ। सेकेंड पार्ट में स्टार्ट करूँगा बेटा जी हाइड्रोकार्बन से और मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर में मज़ा भी आएगा। बस यही है कि लेक्चर को अच्छे से देखिए, समझ में आता है, अच्छा लगता है तो हमारी मेहनत को भी रिस्पेक्ट करिए, बच्चों को, अपने दोस्तों को प्रमोट करिए, दोस्तों को शेयर करिए ताकि और ज़्यादा एनर्जी मिले। क्योंकि देखो, सारी बातें डिपेंड करती हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंड करती है बच्चों के इंटरेस्ट पे। आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है। और अगर इंटरेस्ट अच्छा रहता है तो आप किसी दूसरे दोस्तों को शेयर करते हो तो उससे टीचर की एनर्जी होती है, बढ़ती है। टीचर मोटिवेट होता है और अच्छा कंटेंट देता है, उसको भी अच्छा लगता है। तो ये ज़रूर ध्यान दें कि अगर लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है लेक्चर के अंदर, तो आप थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए, उसको दूसरे को शेयर करिए, ठीक है। तो चलो मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ बेटा जी। मैं आपको बोला था कि लेक्चर मैं हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करूँगा, तो मैं वहीं आपको हाइड्रोकार्बन पे ले चलता हूँ और वहाँ से आपको मैं बताता हूँ कि हाइड्रोकार्बन से क्या होता है। बेटा जी, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोकार्बन, आपको पहले ही से पता है कि हाइड्रोकार्बन जो होता है वो हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है। आपको ही पता है पहले से कि बेटा जी जो हाइड्रोकार्बन होता है, जो अपना हाइड्रोकार्बन होता है बेटा जी, भैया वो हाइड्रोकार्बन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है। ये सबसे पहली बात होती है। इसमें अपना कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो जो कंपाउंड बेटा कार्बन हाइड्रोजन से बना होता है उस कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे आप CH4 जानते हो, ठीक है, एक नॉर्मल नाम मैं बता रहा हूँ कि CH4 जानते हो, जैसे कि आप C2H6 जानते हो, जैसे कि बेटा जी आप C3H8 जानते हो। तो इनमें आप देख रहे हो कि सारे लोग सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए हैं, ओनली कार्बन हाइड्रोजन है बेटा। तो इनको हम क्या बोलेंगे बेटा जी? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, है ना। सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन वाला बंदा है, ठीक है। अब ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसमें 3 कैटेगरी होता है बेटा जी। हाइड्रोकार्बन की अपनी 3 कैटेगरी होता है। सिर्फ आपके लेवल की बात कर रहा हूं कि इसमें 3 कैटेगरी होता है। एक कैटेगरी अपना होता है बेटा जी एल्केन, एक कैटेगरी अपना होता है बेटा जी एल्कीन, और एक कैटेगरी बेटा जी अपना होता है अल्काइन, राइट। बेटा एल्केन में सफिक्स जो होता है वो एन होता है, आप देख सकते हो। एल्केन में सफिक्स अपना एन होता है, एल्कीन में सफिक्स अपना ईएन होता है और एल्काइन में क्या होता है? वाईएन होता है ना बेटा जी। एल्क में आपको पहले से पता है कि ये नंबर ऑफ कार्बन बताता है, ठीक है। सर ये क्या बताता है? तो कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको बताता है। कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है बेटा जी उसको बताता है, ये सिंगल बॉन्ड को बताता है, ठीक है। तो ये होता है। एल्कीन में क्या होता है बेटा? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को बताता है। अल्काइन में क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड को बताता है। तो इसी में से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए एल्केन, ठीक है। तो एल्केन क्या होता है कि एलिफैटिक या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें हर कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है। जितने भी कार्बन होंगे वो एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं बेटा जी। तो उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर एल्केन की हम डिटेल बात करना चाह रहे हैं, अगर एल्केन की डिटेल बात करना चाह रहे हैं बेटा जी, अगर एल्केन की डिटेल बात करना चाह रहे हैं तो आपको भी पता है कि ये जो 2 भागों में बटा होता है, इसमें एक अपना क्या है? ALK है, प्लस बेटा जी अपना ANE है। सर AN ही आपके लिए ये ब्रह्मास्त्र का काम करता है। ये जो जनरल फार्मूला होता है, बोलोगे सर जनरल फार्मूला क्या है? तो ये है CN, है ना, H2N+2 होता है, राइट। CnH2n+2 होता है। और यहाँ कार्बन की जो वैल्यू होगी या तो 1 होगी या तो 2 होगी या तो 3 होगी या तो 4 होगी या तो 5 होगी, ऐसे होती है। क्लियर है मेरी बात? अब सुनना ध्यान से।
बेटा एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन, एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है। ये जो एन मैं लिख रहा हूं ये बेटा जी नंबर ऑफ कार्बन है, राइट। जैसे मान लो कि आप एक कार्बन का मेंबर बनाना चाह रहे हो और इसको हम पैराफीन भी बोलते हैं बेटा जी, पैराफीन के नाम से जाना जाता है, ये अपना पैराफीन के भी नाम से जाना जाता है। तो मान लो अपने पास एक हाइड्रोजन, एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू 1 है बेटा जी, तो 2 × 1 + 2 ये क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। सर C2H6 में आ जाओ तो 2 × 2 और +2 कर दो तो C2H6 हो जाएगा बेटा जी। सर C3H अगर 2 × 6 + 2 कर दें बेटा जी तो ये क्या हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा। सर अगर C4H8 कर दें ऐसे और 2 जोड़ दें तो 4 × 2 = 8 + 10 ये अपना C4H10 हो जाएगा। सर इसका नाम क्या होगा, कार्बन एक है तो मेथ हो गया, ठीक है। उनके ये फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है तो इसके लिए सफिक्स क्या लगाओगे, ANE, तो सर मीथेन हो गया। सर 2 कार्बन के लिए एथ होता है, ठीक है, तो उसमें ANE लगाना है क्योंकि वो इसको फॉलो कर रहा है हाइड्रोजन का वैल्यू, तो ANE हो गया। ये बेटा जी 3 कार्बन का मतलब प्रोप होता है और ये भी हाइड्रोजन को फॉलो कर रहा है बेटा जी, तो ANE हो गया। मतलब ये जो हाइड्रोजन की वैल्यू है ना वो इसको फॉलो करना चाहिए, ये वाला फार्मूला को फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी, ये हो जाएगा अपना ब्यूटेन। इस तरीके से आप डीकेन तक बना सकते हो, क्लियर है बेटा। कार्बन कार्बन के बीच में आप कार्बन टेट्रा वैलेंस होता है, कार्बन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करता है, तो कितना हूँ लोगों के साथ ये ऐड हो सकता है, ऐसा इसकी प्रॉपर्टी होती है, ऐसी इसकी दुनिया होती है बेटा। ये कितना हूँ लंबा चेन बना सकता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जब पढ़े होगे तुम लोगों ने पिछले लेक्चर में, तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कार्बन देता है और सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि खुद से टेट्रा वैलेंसी होने की वजह से, 4 बॉन्ड बनाने की वजह से, टेट्रा वैलेंसी होने की वजह से ये क्या होता है, सेल्फ लिंक करता है और सबसे जुड़ता चला जाता है, क्लियर है। ANE की कहानी है। एक बात तुमको और मैं बताना चाहता हूँ, मान लो तुम इथेन का फॉर्मूला बनाना चाह रहे हो, ये C2H6 में बना रहा हूँ, ये बेटा जी C2H6 में बना रहा हूँ, ये बेटा C2H6 बना रहा हूँ, तो ये जो बॉन्ड होता है ना सिंगल बॉन्ड, ये 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, याद रखना। कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है ना बेटा जी वो 1.54 एंगस्ट्रॉम की कैटेगरी में आता है, यानी बॉन्ड लेंथ की बात मैं बता रहा हूँ। 2 कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उनके बीच की जो दूरी है बेटा जी मैं वो बता रहा हूँ कि कितना उसके बीच की दूरी होती है। तो सिंगल बॉन्ड की ये कैरेक्टर होता है। आगे चलते हैं बेटा, एक बार आपको मैं दिखाता हूँ कि ये सारे आइसोमर अपने बनते हैं, देख लीजिए। हाइड्रोकार्बन आर रिलेटिवली अनरिएक्टिव अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन, दे आर नोन एज पैराफिन। मैंने बोला था ना कि इसको पैराफिन भी बोलते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन पे ये अनरिएक्टिव होते हैं क्योंकि कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो अच्छी खासी, उनके बीच में अच्छी खासी स्ट्रेंथ होता है, उनके बीच अच्छी खासी बॉन्डिंग होती है, उनके बीच खूब तगड़ा नेटवर्किंग मतलब बॉन्ड बनता है। जब ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो संबंध अच्छे होंगे, संबंध अच्छे होंगे तो बॉन्ड भी मजबूत बनेगा। इसीलिए जो कार्बन होता है वो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड लगे होते हैं, जो हाइड्रोजन यहाँ लगे होते हैं, सॉरी, इनके और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है ना, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है। तो नॉर्मल कंडीशन में बेटा जी एल्केन और ये भी अपना स्ट्रॉन्गर होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में आसानी से किसी के साथ ये रिएक्शन नहीं करते हैं। कंडीशन अगर आप कोई दोगे, कोई अच्छा कंडीशन प्रोवाइड करोगे, तब जा कर के क्या होगा, ये रिएक्शन करने के चांसेस आ सकते हैं बेटा जी, तब जा कर के रिएक्शन करने के चांसेस आ सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं, ध्यान देना, तब जाकर के रिएक्शन करने के चांसेस होते हैं। तो ये आपका है। मैंने बोला था कि देखो मीथेन में 4 बॉन्ड हाइड्रोजन होते हैं, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, मीथेन हो गया। 2 होते हैं तो ये स्ट्रक्चर है, सारे कार्बन के बॉन्ड दिखा दो, सारे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखा दो तो वो स्ट्रक्चरल हो जाता है। जैसे C2H6 है तो 2 कार्बन दिखा दिया, 3 हाइड्रोजन दिखा दिया, 3 इस पे 3 इस पे। अच्छा अगर 6 हाइड्रोजन है तो 3 इस पे होगा, 3 इस पे होगा, और ये अपना कंडेंस फॉर्म होता है CH3। जब ओपन करोगे ऐसे दिखाओगे तो ये अपना क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा बेटा, किसी का भी
ये अपना स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, ये अपना क्या होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला। लेकिन जब इनको इस तरह से लिखोगे CH3 तो बेटा जी ये अपना कंडेंस फार्मूला होता है। क्या होता है, कंडेंस होता है। और अगर C2H6 लिखोगे तो ये अपना क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ये अपना क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो नॉर्मल ब्यूटेन, देखो ब्यूटेन में क्या है, सारे कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और एक ध्यान देना, कहीं भी कार्बन की बैलेंसी फुलफिल करना तो देखना कि उस कार्बन के 4 बॉन्ड फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। बॉन्ड को फुलफिल करते समय हाइड्रोजन ऐड कर देना बेटा। तो देखो जैसे मान लो तुम 5 कार्बन बना रहे हो, राइट, 5 कार्बन तुम बना रहे हो, ठीक है, तो सबके पास 4 बॉन्ड तो चाहिए ना बेटा, 4 बॉन्ड तो चाहिए ना। देखो इस कार्बन का 4 बॉन्ड, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 2 3 4। तो सब पे क्या लिखना है, हाइड्रोजन लिख देना है, बस इतना ही कर देना है। बस छोटी सी मेहनत करना तुमको, तुम्हारा काम तैयार हो जाएगा। देखो सारा काम तुम्हारा हो गया। ये 5 कार्बन है और 5 कार्बन तो पेंट, और CnH2n+2 को ये फॉलो कर रहा है हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा, ANE हो जाएगा बेटा जी। तो देखो ये पेंटेन हो जाएगा, ये पेंटेन हो जाएगा। ये तुम्हारा हेक्सेन, हेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं तो बना लो 1 2 3 4 5 6। सब पे बेटा जी 4 बॉन्ड चाहिए तो 4 बॉन्ड बना लीजिए। H H H H H H H, भैया सब पे H लगाना होगा आपको, सब पे बेटा जी, सब पे H लगाना होगा। तो ये अपना 1 2 3 4 5 6 है, तो सर इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा जी, हेक्सेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा जी, हेक्सेन हो जाएगा। ऐसी चीज़ें इनके अंदर देखने को मिलता है। तो ये अपना रहा इस तरीके से। तुमसे पूछ देगा कि एक बात बताओ, हाइड्रोकार्बन कहाँ से लेके आओगे, हाइड्रोकार्बन कहाँ से मिली, तो बता देना कि सर एल्केन जो होता है वो नेचुरल गैस से मिलता है। एयर और कहाँ से मिलता है सर, पेट्रोलियम से मिलता है। तो सोर्स भी पता चल गया कि ये कहाँ से मिलता है, नेचुरल गैस से मिलता है और अपना पेट्रोलियम से मिलता है, ठीक है। आइसोमेरिज्म क्या होता है एल्केन में, एक्चुअली सिंगल बॉन्डेड होते हैं। तो जो 3 से ज़्यादा कार्बन वाले होते हैं बेटा जी, जिसमें 3 से ज़्यादा कार्बन वाले होते हैं, ध्यान देना, वही आइसोमेरिज्म शो करता है। ध्यान से सुनना, वही बेटा जी आइसोमेरिज्म शो करता है। याद रखना, जिसमें 3 से ज़्यादा कार्बन होंगे। बोलोगे 3 से ज़्यादा कार्बन, सर अगर मान लो CH3 लिखा हुआ है या CH3 लिखा है, तो इसमें कोई आइसोमर नहीं बनेगा। कैसे बना पाओगे, मान लो तुम इस कार्बन को यहाँ लगाओ तभी भी वही बात हुआ। तो ये दोनों आइसोमर बेटा नहीं देते हैं, ध्यान देना, ये दोनों आइसोमर नहीं देते हैं। कब देंगे, जब 4 कार्बन उठा के ले आओगे। जैसे मान लो CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है, कोई ब्रांच नहीं है, सीधे सीधी लाइन में है, तो इसको हम ब्यूटेन बोलेंगे बेटा जी। ब्यूटेन के जगह अच्छी बात है कि नॉर्मल ब्यूटेन भी लिख सकते हो, कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, ठीक है। तो अगर ब्यूटेन 4 कार्बन का है तो इसके स्ट्रक्चर, आइसोमर आप जानते हो ना कि जिनके स्ट्रक्चर अलग अलग हो लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो बेटा, उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसो। देखो इसका भी फार्मूला क्या होगा, C4H10 होगा बेटा जी, इसका भी फार्मूला C4H10 होगा। तो फार्मूला तो सेम है। जब फार्मूले सेम हैं, स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, तो भैया उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ब्यूटेन के तो अपना मिलेंगे, C4H10 की जो दुनिया है बेटा, वो 2 ही लोग एग्जिस्ट करेंगे, एक यहाँ और एक अगर नाम लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, दूसरे नंबर पर मिथाइल है। चेन में 3 लोग हैं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। तो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। ये अपना 2 आइसोमर, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। चेक कर लो अच्छे से चेक कर लो कि क्या आइसोमर बनेंगे बेटा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पेंटेन में देख लो, पेंटेन में पूछेगा तुमसे, पेंटेन में कितने आइसोमर बनेंगे सर, तो इसका फॉर्मूला C5, 5 दूनी 10 दो 12, H12 हो जाता है। तो बेटा पहला वाला अगर तुम देखोगे, तो एक लॉन्ग चेन बना लो, ठीक है, लॉन्ग चेन बना ले रहा, कहीं ब्रांचिंग नहीं दिखाएंगे सर कहीं ब्रांचिंग नहीं दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 देख लो, ये नॉर्मल पेंटेन में आ जाएगा, कोई ब्रांचिंग नहीं है,
अब एक ब्रांच बना लो, एक हटाओ और कहीं यहाँ ब्रांच बना लो। तो ये बेटा जी क्या हो गया, अब ये देखो 1 2 3 4, अब ये आइसोपेंटेन हो गया। ऐसे लोगों को आइसो बोलते हैं जब ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे इस तरीके से। तीसरे में भी बेटा जी आ जाएगा जब दोनों ऊपर भी नीचे और नीचे भी ब्रांच आ जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, देखो 3 2 5, तो ये हो जाएगा अपना नियोपेंटेन। तो 3 अपना इसके पेंटेन के आइसोमर बनेंगे, नॉर्मल, आइसो और नियो। क्लियर क्लियर। तो ये कहानी होता। अब तुमसे पूछेगा कि कहाँ से किसको ले आओगे, तो सर अकरेंस ऑफ मीथेन इथेन, मार्स गैस फॉर्म्ड, आपको भी पता है मार्स गैस क्या है। मार्स गैस जो दलदली जगहों से निकलता है, कचड़ों से, जैसे गन्ने का खेत देखोगे, मार्स गैस इज formed at a bottom of Mars due to the formation of cellulose by the special type of bacteria, इससे मिलता है। It is present in the air exhaled by the animal whose food contains cellulose. It is contained in intestinal gases in the blood of animal and human beings. Cavities in coal containing 95% methane, that is called fire dome. ठीक, 90% मीथेन जो होता है ना वो कोल कंटेनिंग, जो कोल माइंस होते हैं वहाँ से निकलते हैं, इसीलिए उसको फायर डैम के नाम से जाना जाता है। ठीक, मीथेन इज प्रोड्यूस्ड ऑल्सो बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ वुड, पीट एंड कोल, मतलब कोल से बनाया जाता है। इथेन क्या होता है, इथेन का फॉर्मूला बेटा जी होता है C2H6। ठीक है, it occur to extent of 10 to 20% along with the methane। भैया मीथेन ज़्यादा सोर्स में रहता है, ठीक है, मीथेन ज़्यादा मिलता है, मीथेन के साथ ये लोग रहते हैं बाई प्रोडक्ट। मीथेन सबसे ज़्यादा होगा, थोड़ा इथेन कम आएगा, फिर प्रोपेन आएगा, फिर ब्यूटेन, तो ये एक मिक्सचर बनता है बेटा। इससे क्या होता है, लेकिन जान लेना कि सबसे ज़्यादा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो अपना क्या होता है, मीथेन ही होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए। आगे देखिए कहानी, कैसे प्रिपरेशन करते हैं, ध्यान देना, कैसे प्रिपरेशन करते हैं, कैसे प्रिपरेशन करते हैं, ध्यान दो, कैसे प्रिपरेशन करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है यहाँ पर, ये आप देख लीजिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किसका प्रिपरेशन बेटा जी, CH4 का, मीथेन का प्रिपरेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एकदम नज़र गड़ा के बैठिए और एक बार नहीं 2 बार स्लाइड पढ़िए तब मजा आएगा। देखो ये एक सेटअप होता है जिसमें एक बर्नर लगा होता है और ये टेस्ट ट्यूब अपना जो है टिल्ट करके रखा जाता है और ये पानी में उल्टा, ये कंटेनर में टेक पर दिया जाता है, वह पानी होता है और ये उल्टा करके इन्वर्टेड जार होता है। ठीक है, तो जब इसके अंदर इसके अंदर हम क्या करते हैं, सोडियम एसीटेट डालते हैं। सोडियम एसीटेट डालोगे तो सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, CH3COON, ये सोडियम एसीटेट होता है। इसमें क्या डालोगे, सोडा लाइम। बेटा सोडा लाइम क्या होता है, NaOH फॉलोड बाई CaO, ये हीट किया जाता है। तो बेटा NaOH जो होता है ना हाइग्रोस्कोपिक होता है और CaO क्या होता है, क्विक लाइम, ताकि ये अपना क्या कहलाएगा, सोडा लाइम कहलाएगा। इसका काम क्या है कि अगर मान लो NaOH तो हाइग्रोस्कोपिक है, अगर वो NaOH मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, पिघलने की कोशिश करता है, तो CaO कहता है नो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमको पिघलने नहीं दूंगा। तो ये होता है अपना डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, या इसको NaOH को पिघलने नहीं देता है। तो बेटा होना क्या इसके अंदर, होना क्या है, ध्यान देना, ये पूरा का पूरा निकल जाएगा यहाँ से, पूरा का पूरा, ये वाला H यहाँ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा अपना CH4 और Na2CO3, Na2CO3, ये CH4 तुम्हारा बाहर चला जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से मीथेन। अच्छा इथेन बनाना चाह रहे हो, इसी में मान लो, इसी में देख लो इथेन बनाना। यहाँ कार्बन अगर 2 है बेटा, अगर कार्बन यहाँ 2 है, सपोज करो यहाँ कार्बन 2 है, कार्बन 2 है, तो यहाँ कार्बन 1 ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 1 चला गया कार्बोनेट में, तो ये तुम्हारा क्या होगा, COO, सोडियम प्रोपेनोएट हो जाएगा, ये अपना CaO हो जाएगा। जब इसको हीट करोगे तो ये तुम्हारा निकलेगा और H यहाँ चला जाएगा।
तो क्या बन जाएगा बेटा, CH3 और Na2CO3 बन जाएगा। इस तरीके से अपना काम करेगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब आगे चलिए बात करते हैं कलेक्शन कैसे करते हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं। द गैस इवॉल्व कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि ये स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है, इन लाइटर देन एयर होता है, पानी में कम घुलता है, इसीलिए इसको उल्टा स्टैंड पानी में कलेक्ट किया जाता है। अब आपको बता ही चुका हूँ रिएक्टेंट क्या है। सोडियम अपना, मान लो इथेन बनाना तो इथेन में सोडियम प्रोपियोनेट ले लिया आपने, सोडियम प्रोपियोनेट ले लिया, और ये आपका सोडा लाइम हो जाएगा। इस तरीके से इससे आप बना लेना। तो उसी तरीके से आपको बनाना जैसे आपने ये बनाया, इथेन को भी ऐसे ही बनाना है। अब आइडोमीथेन क्या है, आइडोमीथेन से कैसे बनाओगे बेटा। आइडोमीथेन बनाने के लिए, आइडोमीथेन आपको से बनाना है तो CH3I का रिडक्शन कर दो, यहाँ पर अपना कैटालिस्ट डाल दो, कोई भी प्लेटिनम पैलेडियम, तो ये बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर आएगा, एक H इधर आएगा, इसमें से ये वाला जो H है ऐसे टूटेगा। आपकी किताब में ऐसे लिखा होगा, तो इससे और इससे एक ही होता है, क्योंकि ये कैटालिस्ट इसके रिएक्टिविटी बढ़ाता है। तो क्या बनेगा, CH4 बन जाएगा और HI बन जाएगा, हो गया, ठीक है ना। सेम ऐसे ही मान लो अगर आप इथाइल ब्रोमाइड लेके चल रहे हो, तो यहाँ पर भी मान लो अगर 2H ले रहे हो, रिडक्शन कर रहे हो, तो एक H इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2, और देखो एक H अटैच हो गया तो इथेन बन जाएगा और HBr बाहर चला जाएगा। तो आप रिडक्शन से भी बना सकते हो, ये प्रोसेस ऑफ रिडक्शन कहलाता है। ये अपना क्या होता है, बाय द रिडक्शन प्रोसेस होता है। रिडक्शन माने क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये भी बाय द क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो दोनों रिडक्शन से निकाल सकते हो, क्लियर हो गया। नेसेंट हाइड्रोजन तभी बनेगा जब आप प्लेटिनम या पैलेडियम को H2 के साथ एडजॉर्ब कराओगे। एडजॉर्ब मतलब क्या है, जैसे मान लो ये प्लेटिनम का सरफेस है ये, तो इस पे H आके एडजॉर्ब होगा और इसके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटेगा, मतलब कि H के बॉन्ड को वीक कर देगा और H2 को 2H में कन्वर्ट कर देता है ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए। H2 मॉलिक्यूल है, बॉन्ड बहुत मजबूत होता है H के बीच में, तो कैटालिस्ट वही करता है, इसके बॉन्ड एनर्जी को घटा के रिएक्टिविटी बढ़ा देता है बेटा जी। तो एक कहानी अपना ये हो गया, एक कहानी अपना ये हो गया। आगे चलिए, इसके बाद बेटा जी आ जाइए कि वाटर से कैसे बनाते हैं। बड़ा अच्छा है, आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान देना। वाटर से कैसे बनाते हैं, तो जब रूम टेम्परेचर पर Al4C3 के साथ कितने एल्यूमिनियम है, 4, तो 4 आपको पानी के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो 4 एल्यूमिनियम बेटा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड निकालना पड़ेगा, AlOH का होल थ्राइस। अब जोड़ो, कितने हाइड्रोजन हो गया, 4 3 12, ठीक है। और यहां पर भी CH4 में भी तुमको मिलना चाहिए, तो 4 3 12 और 4 कितना हो गया, 4 3 12 और 12 और 4 4 चौका 16, ठीक है। ये 3 हो जाएगा, सॉरी, ये बैलेंस करोगे तो ये 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो 4 3 12 और 4 3 12, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। और ये कितना है, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन मुझे मिल जाएगा। तो इस तरीके से पानी में डालने से बनता है, ठीक है। इसी तरीके से वुड्स रिएक्शन एक बड़ा फेमस रिएक्शन होता है, उससे आप इथेन बना सकते हो। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है बेटा जी कि 2 मोल मिथाइल क्लोराइड ले लीजिए सोडियम के प्रेजेंस में, 2 मोल मिथाइल क्लोराइड ले लीजिए सोडियम के प्रेजेंस में, और ड्राई ईथर, मॉइस्चर नहीं लेना है, मॉइस्चर लोगे तो फिर रिएक्शन कर जाएगा इससे और यहाँ से ये निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। और क्या निकल जाएगा, 2NaCl। तो वुड्स रिएक्शन की एक लिमिटेशन है बेटा, क्या लिमिटेशन है भैया, क्या लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन ये है कि आप मीथेन इस मेथड से नहीं बना सकते हो, या ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड नहीं बना सकते हो बेटा। क्यों नहीं बना सकते हो, देखो जब भी बनाओगे तो 2 कार्बन के, 4 कार्बन के, 6 कार्बन के, 8 कार्बन के, 10 ऐसे बनाओगे, 1 3 5 ऐसे नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो, मान लो 1 कार्बन लिए तो इधर भी एक सेम कंपाउंड लेना है, तो ये इथेन बनेगा। मान लो इधर 3 ले रहा तो इधर भी 3 लेना है, ये कंडीशन है, दोनों सेम होना चाहिए। तो ये अपना एक वुड्स रिएक्शन से बना लिया आपने। मीथेन की फिजिकल प्रॉपर्टी एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ लो, क्योंकि प्रॉपर्टी मीथेन क्या है बेटा, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है गैस।
मीथेन मेल्टिंग पॉइंट इसका -183 होता है और बॉइलिंग पॉइंट -162 होता है। इट इज निग्लिजिबली सॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑयल। भैया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना मीथेन, मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही घुलता है। पोलर लाइक डिजॉल्व लाइक पढ़े हो, पोलर पोलर में घुलता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलता है, एक्सेप्शनल केस छोड़ करके। जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है, वो नॉन पोलर है फिर भी पानी में घुलता है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से घुलता है। तो मीथेन तो बेटा नहीं घुलेगा, इथेन भी नहीं घुलेगा। इथेन भी कहाँ घुलेगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेगा। भी कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और नॉन पॉइजनस गैस होता है। कार्बन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है मेल्टिंग पॉइंट इसकी बढ़ेगी ही कुछ न कुछ, बॉइलिंग पॉइंट है। स्पेरेंगली सॉल्युबल इन वाटर बट होली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एल्कोहल, एसीटोन, ईथर। ये पानी में नहीं घुलेगा, ये इनसॉल्युबल होता है, स्पेरेंगली छोड़ दो। इथेन भी पानी में नहीं घुलेगा, ठीक है ना। तो ये अपना इनसॉल्युबल इन वाटर लिख देना, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलेगा। हाँ वाटर में नहीं घुलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अल्कोहल में, ईथर में, बेंजीन में, एसीटोन में, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो ऑर्गेनिक में घुलेगा, पानी में नहीं घुलेगा। ठीक, चाहे जितने भी कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, दुनिया का कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, पानी में नहीं घुलना है उसको। ठीक, तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आते हैं कंबक्शन रिएक्शन। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बेटा जी कंबक्शन रिएक्शन कहाँ से आएगा? कंबक्शन रिएक्शन का मतलब होता है जलाना। तो दो तरीके के कंबक्शन रिएक्शन अपना देखने को मिलेगा, ध्यान देना। दो तरीके से कंबक्शन रिएक्शन अपना देखने को मिलेगा। कौन कौन सा कंबक्शन है? जैसे मीथेन जब एक्सेस ऑक्सीजन में जलाओगे तो CO2 और H2O देगा, एक्सेस ऑक्सीजन में। ये अपना एक्सेस ऑक्सीजन की बात कर रहा है, ये एक्सेस ऑक्सीजन है बेटा। यानी अगर तुम CH4 को एक्सेस ऑक्सीजन में जला रहे हो तो क्या देगा? CO2 और H2O देता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? बैलेंस कर लो। बैलेंसिंग क्या होता है? पहले C बैलेंस करते हैं, फिर H, पहले O, इसका सीक्वेंस होता है। C बैलेंस करो, H बैलेंस करो, फिर O बैलेंस करो, ठीक है ना। इसी तरीके से इथेन को अगर मान लो जलाते हो एक्सेस में ऑक्सीजन दे करके, तो बेटा क्या हो जाएगा? CO2 और H2O बनेगा। तो ये पहले कार्बन, तो 2 कार्बन हो जाएगा यहाँ, फिर हाइड्रोजन यहाँ 6 है, तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है? 3 और 3 4 7, तो 7/2 अपना ये हो जाएगा। इस तरीके से बैलेंस कर लो, ठीक है ना। वैसे जनरल फॉर्मूला जो बैलेंसिंग होता है हाइड्रोकार्बन का, वो ऐसे होता है, ये तुम पढ़े नहीं होगे। जब एक्सेस में ऑक्सीजन दोगे तो CO2 और H2O बनता है, ध्यान देना बेटा। ये बैलेंसिंग कैसे दिखाओगे? ध्यान देना। N कार्बन है तो N कार्बन बना दो यहाँ पर। हाइड्रोजन कितना है यहाँ? हाइड्रोजन देखो, अगर 2 को हम कॉमन ले लें तो N+1 हो जाएगा। तो 2 ऑलरेडी यहाँ है, हम सीधे N+1 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऑक्सीजन कितना है? यहाँ ऑक्सीजन कितना है? N+1 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 + 2N है, कितना हो जाएगा? 3N+1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3N+1/2, क्योंकि 2 2 कटेगा तभी तो बराबर होगा। तो बेटा जी एक तय है कि एक्सेस में जब भी हीट करोगे, एक्सेस में जब भी ऑक्सीजन दोगे, तो वो पूरा का पूरा टूट जाएगा, CO2 और H2O बनाएगा। लेकिन जब तुम इनसफिशिएंट ऑक्सीजन दोगे, जब कम ऑक्सीजन दोगे, तो वही खतरनाक गैस बनाएगा, और वो होता है बेटा जी कार्बन मोनोऑक्साइड। जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन दोगे, मान लो तुमने CH4 को हीट करना स्टार्ट किया, O2 आपने इनसफिशिएंट दिया, लिमिटेड आपने O2 दिया बेटा जी, आपने लिमिटेड O2 दिया, तो क्या करेगा? ये CO2 गैस बना लेगा, सॉरी इनसफिशिएंट में एक CO2 नहीं बनाएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, और H2O तो बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है ना। तो ये इनसफिशिएंट की कहानी होती है। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, देखिए ध्यान से। हैलोजन के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है तो क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन करता है, और अगर एक्सेस में, इसका भी कहानी होता है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बेटा जी। CH4 का रिएक्शन ध्यान देना, जब तुम Cl2 से कराओगे और ये एक्सेस में रिएक्शन दोगे, आपने मीथेन एक्सेस में लिया, तो बेटा एक ही बार इसका एक H इसके एक Cl के साथ जाएगा, एक बार खाली, तो H क्या होगा? Cl से रिप्लेस हो जाएगा, और ये क्लोरोमीथेल या मिथाइल क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? मिथाइल क्लोराइड, ठीक है ना। लेकिन जब आप CH4 को एक्सेस न लेकर के Cl2 को एक्सेस लोगे, तो बेटा ये तब तक रिएक्शन करेगा जब तक इसके पास हाइड्रोजन होगा।
तो कितना हाइड्रोजन है 4, तो 4 बार रिएक्शन करेगा और सनलाइट के प्रेजेंस से, सनलाइट होता है HMU का मतलब सनलाइट होता है, तो ये चारों Cl को रिप्लेस, चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और CCl4 और 4HCl बाहर कर देगा। जब तक हाइड्रोजन होगा तब तक उसका दुश्मन बना रहेगा, H को रिप्लेस करेगा, एक एक H रिप्लेस करते चला जाएगा, ऐसे होता है। जैसे आप देख लीजिए स्टेप, मान लो CH4 आपने लिया, Cl2, आप एक्सेस Cl2 ले रहे हो तो क्या करेगा, सनलाइट देना इसको, तो ये बनाएगा CH3Cl प्लस HCl। ठीक, अभी भी वो रिएक्शन इससे करेगा तो देख लीजिए CH3, एक Cl लगाओ और एक H हटाओ, ऐसा होता है। क्या हो जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। फिर अभी भी एक है तो CH2Cl2 प्लस क्या होगा Cl2, फिर क्या होगा CHCl3 प्लस HCl, यही क्लोरोफॉर्म कहलाता है, यही क्लोरोफॉर्म कहलाता है। फिर बेटा CHCl3 है, Cl2 दोगे तो क्या हो जाएगा CCl4 और HCl, यही तो मैंने बताया स्टेप वाइज। तो ये कहानी होता है बेटा, ये कहानी होता है। अब आ जाओ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। बेटा याद रखना, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि इनको कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया जाए तो अलग अलग बेटा जी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। याद करना पड़ेगा कैटालिस्ट तुमको, और कुछ नहीं करना है। देखो जैसे मान लो तुम CH4 लिए हो और O2 दे रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो कैटालिस्ट दे रहे हो वो मोलिब्डेनम ऑक्साइड दे रहे हो, तो ये कैटालिस्ट है बेटा, ये क्या है बेटा जी कैटालिस्ट है। तो तुरंत क्या करेगा, इसको फॉर्मल्डिहाइड बना देगा और H2O निकल जाएगा। फॉर्मल्डी इसको क्या कहते हैं, मिथेनॉल बोलते हैं या इसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, ये होता है। तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में ऐसा होता है। लेकिन अगर मान लो कि मैग्नीज बेस्ड कैटालाइज ले रहे हो, 100 डिग्री पर हीट कर रहे हो, तो याद रखना कि ये क्या करेगा फिर CH4, ठीक है, बैलेंस कर लो 3 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये अपना मिथानोइक एसिड बना देता है COOH और 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पानी निकल जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा मिथानोइक एसिड, क्या कहलाएगा बेटा मिथानोइक एसिड। तो ये जरूर आपको ध्यान देना है कि कैसे रिएक्शन करता है। तो टेम्परेचर दोगे, कंडीशन दोगे, प्रेशर अपना प्रोवाइड करोगे। अगर कॉपर ट्यूब के अंदर 120 टेम्परेचर पे हीट करते हो, जैसे ये मान लो दे दिया है, ये मान लो दे दिया, अगर कॉपर ट्यूब के अंदर देते हो, जैसे मान लो CH4 है, O2 दे रहे हो, कॉपर का ट्यूब लगा रहे हो, इसके अंदर पास कर रहे हो और 120 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हीट कर रहे हो टेम्परेचर दे करके, तो ये CH3OH बना लेता है। बस यही आपको, और ये क्या है तुम्हारा 100 डिग्री टेम्परेचर दे करके हीट करोगे तो मैग्नीज बेस्ड कैटालिस्ट, मतलब मैग्नीज से बनता हुआ कैटालिस्ट आपको MnO2 के फॉर्म में एक कैटालिस्ट लेना है। ये तीनों अपना क्या बनाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो एल्केन के जितने भी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया वो सारे प्रॉपर्टी आप देख लीजिएगा। ये अपना लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 में मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में एल्केन पढ़ा दिया। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एल्कीन और एल्काइन एक साथ, फिर आपको पढ़ा दूंगा एल्कोहल और एल्डिहाइड और एसिड तीनों एक साथ। तो 2 लेक्चर मैं आपको और प्रोवाइड करूंगा छोटे छोटे, ताकि आपको पढ़ाई कर मतलब बोरियत भी ना हो और लेक्चर आसानी से पढ़ भी लो। एक शॉर्ट भी एक साथ मतलब बनाएंगे तो आपको भी दिक्कत होगा पढ़ने में एक साथ, हमको भी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में दिक्कत होता है। तो छोटा छोटा वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन चैप्टर आपको मैं पूरा कंप्लीट दूंगा, ये वादा आपसे है। बस यही करना है कि लेक्चर मज़ा आ रहा हो, तो बस थोड़ी सी मेरे लिए भी आपको काम करना है कि अपने दोस्तों को ये शेयर कर देना, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। मिलते हैं बेटा, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अपने नए लेक्चर में, अगले लेक्चर में पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन एंड एल्काइन। तब तक के लिए नमस्कार।